ले बेटा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू मच इंटरेस्टिंग एंड टू मच आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे यहाँ से कि वी हैव नेवर thought about these line of concept before this day। ठीक है, इवन आई हैव नेवर थॉट अबाउट। हमने एक पिक्चर बनाई हुई थी अपने माइंड में कि हमारी बॉडी में जो कुछ करता है ना, वो एंजाइम करता है। और एंजाइम जो है वो बनता है प्रोटीन से। प्रोटीन को असेंबल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो आती है अल्टीमेटली किसके पास से? आपके आपके जो डीएनए है उसके पास से। डीएनए एक आरएनए बना देता है और एक राइबोसोमल आरएनए बना देता है, एक ट्रांसफर आरएनए बना देता है। बस ये तो टोटल खेल है। इसके जरिए टोटल हमारी मशीनरी चल रही है। बट आवर मशीनरी इज वे मोर कॉम्प्लेक्स देन जस्ट अ प्रोटीन फैक्ट्री, वे मोर कॉम्प्लेक्स। और इस हवाले से मैं अब आप लोगों को आज जो बातें बताने वाला हूँ ये आपको जो है वो शॉक कर देंगी, खास तौर पे उन लोगों को जो कि एक स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट बना के बैठे हो। क्योंकि बेसिकली होता है, इवन टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट को स्ट्रीमलाइन किए बैठे होते हैं। स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे जहनों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये है ये है ये है ये है, 4-5 पॉइंट्स हमारे जहनों में। मैं अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए एंजाइम्स, आरएनए को फिर उसके बाद ट्रांसलेट करने के लिए राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए। ये बड़ी मुख्तसर से हमने एक अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रीमलाइन किया होता है जो हम पढ़ते आ रहे होते हैं बहुत ही छोटी क्लासेस से, 9th 10th पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद बीएस और उसके बाद इवन एमफिल तक हम जो है ये पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये एक स्ट्रीमलाइन है। बट नो, तो जेनेटिक रेगुलेशन है, इसके बारे में जो आप यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि जेनेटिक रेगुलेशन इज मेनली कैरिड आउट बाय आरएनए। और मैं आप लोगों को अब दोबारा से याद दिलाऊंगा वो वाला टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स के बारे में मैंने कहा था कि इवन जो है वो जो आपका ट्रांसफर आरएनए है वो भी राइबोजाइम है, यानी एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बल्कि आरएनए से बना हुआ है। एक ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए से बना हुआ है यानी राइबोजाइम। तो ये जो ट्रांसलेशन होती है इसमें ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दोनों राइबोजाइम्स हैं। नंबर 2, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि हमारे कुछ राइबोजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि जो हमारी स्प्लाइसिंग करते हैं वो भी राइबोजाइम्स ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरएनए वर्ल्ड है, जो आरएनए की का कॉन्सेप्ट है वो उससे बहुत आगे का है। अब यहाँ पर उस तमाम को समझने से पहले सबसे पहले वंस इट वाज थॉट, इसी जमाने में समझा जाता था कि ह्यूमन के एक सेल जो है, वन सेल यूजेस ओनली 1.5% डीएनए, ओनली 1.5% डीएनए। और ये जो 1.5% डीएनए है ये कौन सा डीएनए था? ये वो वाला डीएनए था जो अल्टीमेटली प्रोटीन कोडिंग करता था। प्रोटीन कोडिंग डीएनए, यानी कि वो वाला डीएनए जो प्रोटीन कोडिंग करता है वो टोटल कितने परसेंट है? 1.5% है। और हमें सिर्फ इसी से काम होता है, हमें उसके अलावा और किसी डीएनए से काम नहीं होता। एक जमाने में ये जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाइड हुआ। और वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि नहीं भाई, देर आर सम केसेस इन विच देर आर आरएनएज विच नॉन ट्रांसलेटेड आरएनएज, यानी हमारा डीएनए जो है वो इस लिहाज से भी यूज होता है कि वो आरएनए बनाता है लेकिन उसको क्या नहीं करता, उसको ट्रांसलेट नहीं करता। और इसी के जिम्मन में मैंने अभी आपको बताया ऐसे आरएनए जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल राइबोसोमल आरएनए, और दूसरे टाइप के आरएनए कौन से हैं? ट्रांसफर आरएनए, जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद फर्दर रिसर्च से क्या पता लगा? फर्दर रिसर्च से यह पता लगा कि हर सेल के अंदर जो ट्रांसक्राइब्ड डीएनए है टोटल, ये मॉडर्न रिसर्च, बिल्कुल रिसेंट रिसर्च। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एडिशन हमने इस वक्त सामने खोला हुआ है, दिस एडिशन इज अप्रोक्सीमेटली रिटन इन 2013 और 14, यानी अभी भी आप 2021 में हैं और आप अभी भी 7 साल पहले की बात पढ़ रहे हैं। बट इसको हम एज सुन एज पॉसिबल चेंज करने की कोशिश करेंगे
कि हमें जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर हमें खुद पढ़नी है कैम्बल या हमने किसी को पढ़ानी है कैम्बल, तो आपने कोशिश ये करना है कि आप 12th एडिशन यूज करें जो इस वक्त लेटेस्ट आया हुआ है। बल्कि मुझे भी आपका आजकल में ये एहसास हो रहा था कि आई शुड बी यूजिंग 12th एडिशन। वजह क्या है, क्योंकि मैं जब 11th एडिशन पढ़ता हूँ तो उसमें काफी डिफरेंट बातें हैं जो 10th एडिशन में नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी ये भी प्रैक्टिस बनाएंगे। खैर करते हैं। अब ये जो टोटल डीएनए ट्रांसक्राइब्ड, जो टोटल डीएनए ट्रांसक्राइब होता है, बेटा मैं यहां पर इस वर्ड पर गौर कीजिए, मैं ट्रांसलेट की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रांसक्राइब्ड की बात कर रहा हूं। टोटल डीएनए जो ट्रांसक्राइब्ड होता है वो हर सेल में कितना होता है, गौर कीजिएगा, ईच सेल इज 75%। टोटल डीएनए जो ट्रांसक्राइब किया जाता है हर सेल के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली आप यूं कह लीजिए कि अराउंड 75%, इट कैन बी लेस देन 75%, इट कैन बी मोर देन 75%, लेकिन हर सेल में डीएनए तकरीबन 75% जो है वो ट्रांसक्राइब किया जाता है। अब उसको ट्रांसक्राइब करके कहां भेजा जाता है, उसका क्या यूज किया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले एक और बात सुनिएगा, हमें बहुत से मिथ्स दिए गए। मिथ क्या होता है, झूठी बातें, गलत बातें। वो क्या थी, सबसे पहले ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 10% ब्रेन यूज करता है। टोटल गलत, झूठी बात, टोटल झूठी बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर पोर्शन हर ह्यूमन यूज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका ये जो मिथ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक मिथ है, ठीक है। तो इस लिहाज से और भी कहीं जो है वो, फिर इसी तरीके से एक और भी था कि हमें बड़े ही साइंटिफिक फैक्ट्स के तौर पे कुछ मिथ्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग करने से करीबन 2 घंटे पहले खाना चाहिए, खाना खाते स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, यह भी मिथ है, इसका भी कोई हकीकत नहीं है। खैर अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये भी एक मिथ ही था, ये जो मैंने अभी ये बात मैं किस ज़माने में कर रहा हूँ कि मैंने अभी अब आपको ये स्टेटमेंट बताई कि ये समझा जाता है तो था कि तकरीबन 1.5% टोटल डीएनए यूज किया जाता है। इट प्रूव टू बी अ मिथ, और ये अभी तक जो है वो इसके बारे में डिस्कवरीज जारी हैं। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ, अब अगले जो स्टेटमेंट बनती है वो ये है कि इफ मेजर डीएनए, मेजर वॉल्यूम ऑफ डीएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड। अभी मैंने नॉन ट्रांसलेटेड की बात की ना, तो अगर मेजर वॉल्यूम ऑफ डीएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड देन वेयर डज इट गो। क्योंकि आपने उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, तो फिर ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने जो है वो यही पढ़ा हुआ है कि जो भी डीएनए ट्रांसक्राइब हो जाएगा वो जो है वो अल्टीमेटली क्या होना है, ट्रांसलेट होना है। तो फिर अब सवाल ये बनता है कि वेयर डज द ट्रांसक्रिप्ट गो, जो ट्रांसक्रिप्ट बना है अभी डीएनए से वो किधर जाता है। तो अब हम इसको जो है वो जरा रीड करते हैं, इसको जरा पढ़ते हैं। बेटा देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेशल आरएनए, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेशल आरएनए। इनको आप कहेंगे इंजाइमेटिक आरएनए कह लें, स्पेशल आरएनए कह लें, या वर्किंग आरएनए कह लें, कि स्पेशल अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेशल वर्किंग आरएनए। और ये आरएनए कौन से होते हैं? ये आरएनए होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कोडिंग आरएनए। ये वो आरएनए हैं जो हमारे सेल्स में हर वक्त मौजूद हैं, बट ये नॉन कोडिंग है, और हम इनको असल नाम क्या देते हैं, इनको हम एनसीआरएनए कहते हैं, एनसीआरएनए। ये वो आरएनए हैं, एनसीआरएनए वो आरएनए हैं जो असल में हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर ट्रांसलेट तो नहीं होते, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में, नॉन कोडिंग फॉर्म में जो है ये वो काम कर जाते हैं जो अभी तक हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है। तो ये जो नॉन कोडिंग आरएनए है, इनकी कई टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉन कोडिंग आरएनए हैं वो एक होते हैं जिनको आप कहते हैं नॉन कोडिंग आरएनए में माइक्रो आरएनए। माइक्रो ये नॉन कोडिंग है, माइक्रो आरएनए, और इनको कहा जाता है एमआईआरएनए, ठीक है। इनके अपने अलग फंक्शंस होते हैं। फिर इसी तरीके से नॉन कोडिंग आरएनए में एक और तरह के आरएनए आते हैं जिनको आप कहते हैं एसआईआरएनए। एसआईआरएनए वो होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। ये यहाँ पर स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इल्म में ये बात आ रही है कि नॉन कोडिंग आरएनए की एक टाइप है जो क्या होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये नॉन कोडिंग आरएनए की एक टाइप है जो स्मॉल होते हैं।
नॉन कोडिंग आरएनए की ही एक और टाइप है जिसको आप स्मॉल की, ठीक है, ये आप अभी आपने क्या पढ़ा, बल्कि अगर मैं इसको सही तरीके से बना दूं तो ज्यादा बेटर होगा। एक मिनट रुकिएगा। नॉन कोडिंग आरएनए की बेटा बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक होते हैं स्मॉल, स्मॉल की पहली टाइप है माइक्रो आरएनए, दूसरी टाइप है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, और तीसरी टाइप है जिसको आप कहते हैं पाई वाई आरएनए और पाई आरएनए, ठीक है। इसको आप पाई वाई आरएनए या पाई आरएनए भी कहते हैं, और इसके बारे में भी हम अभी स्टडी करेंगे। फिर उसके अलावा नॉन कोडिंग आरएनए या एनसी आरएनए की एक टाइप और है, और वो है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, या इसको हम लिखते हैं एल एन सी आरएनए। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि असल जो हमारे पास हेडिंग बनेगी यहां पर, वो बनेगी नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। नॉन कोडिंग आरएनए आरएनए मेन हेडिंग है। उसके आगे उसकी टाइप है स्मॉल और लॉन्ग नॉन कोडिंग। स्मॉल नॉन कोडिंग जो है वो माइक्रो आरएनए है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, पाई वाई आरएनए है, और जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए है वो एलएनसी आरएनए। इन सब के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि अब हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो आरएनएज हैं, दे आर यूज्ड टू क्लीव द मैसेंजर आरएनए, दे आर यूज्ड टू क्लीव, अच्छा क्लीव के साथ आप ये भी कहेंगे कि बेसिकली साइलेंस, दे आर यूज टू क्लीव और साइलेंस द मैसेंजर आरएनए टू बी कोडेड। जिस जो है वो मैसेंजर आरएनए को कोड किया जाने लगा होगा, कोड किया जाने वाला होगा, उस मैसेंजर आरएनए को पर्टिकुलरली क्लीव करने के लिए या तोड़ने के लिए ये वाले जो माइक्रो आरएनएज हैं ये यूज होते हैं। ये काम कैसे करते हैं अब जरा जो है वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये एक मैसेंजर आरएनए मौजूद है, ये आपके पास एक अदर मैसेंजर आरएनए है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है इसको आपने करना है साइलेंस। क्या किया जाता है माइक्रो आरएनए, ये तकरीबन 7 से लेकर 50 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी टाइप कौन सी है या उसने किस जीन को साइलेंस करना है। ये जो माइक्रो आरएनए होता है बेटा, ये वाला mRNA, ये बेसिकली क्या करता है, ये सबसे पहले जाता है और जाकर एक प्रोटीन से जुड़ता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है जिससे ये जाकर जुड़ता है, ठीक है। ये जब ये वाली प्रोटीन और ये वाला आरएनए मिल जाता है तो इसको आप कहते हैं प्रोटीन और mRNA कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर इस तरह से मौजूद होता है, ठीक है। प्रोटीन mRNA कॉम्प्लेक्स, इसको मैं pMIRNA कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जो आरएनए है ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये इसके किसी एक पर्टिकुलर रीजन का कॉम्प्लीमेंट होता है। गौर कीजिएगा, ये मैसेंजर आरएनए के किसी पर्टिकुलर रीजन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले ये जो माइक्रो आरएनए है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये मैसेंजर आरएनए के साथ जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, ये इसके साथ यहां पर जाकर जुड़ जाएगा और इसको साइलेंट कर देगा। इसको साइलेंट भी कर सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है। तो सिंपली पुटिंग कि ये क्या काम करेगा, ये इस प्रोटीन के साथ मिलकर इसको जाकर क्या कर सकता है, इसको जाकर साइलेंस कर सकता है, इसको जाकर क्लीव कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। और जब एक दफा ब्रेक कर देगा तो उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है आरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए वर्किंग फॉर्म में नहीं रहेगा। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि मैसेंजर ये माइक्रो आरएनए है, इसके ऊपर जो अटैच्ड है, और ये माइक्रो आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। गौर कीजिए, ये माइक्रो आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसका रंग देखिएगा, ये जो माइक्रो आरएनए का रंग है ये किस तरह का है, ये ऑलमोस्ट ऑरेंज पिलाहट सी येलो सा है, ठीक है। और ये आपका ओरिजिनल मैसेंजर आरएनए है, ओरिजिनल mRNA, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो माइक्रो आरएनए है ये इसके साथ जाकर कंप्लीमेंट्री अटैचमेंट करेगा। जैसे ही कंप्लीमेंट्री अटैचमेंट करेगा तो ये जो प्रोटीन है ये इसको ब्रेक कर देगी, और ब्रेक मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए ब्रेक होकर मजीद कोडिंग नहीं कर सकेगा। दैट वुड बी लीडिंग टू द रेगुलेशन ऑफ जीन। दूसरे नंबर पे ये क्या काम कर सकता है, ये इसके साथ, अब गौर कीजिए, ये जब एक दफा इसके साथ जुड़ गया तो चाहे ये इसको ब्रेक करे या ना करे, ये देखिए, चाहे ये मैकेनिज्म हो चाहे ये मैकेनिज्म ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इसके साथ एक दफा जुड़
तो राइबोसोम को कौन सा आरएनए चाहिए होता है ट्रांसलेशन के लिए? बेटा राइबोसोम को सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए होता है ट्रांसलेशन के लिए, ना कि डबल स्ट्रैंड। अब हुआ क्या है, यहाँ पर माइक्रो आरएनए आकर इसके साथ जुड़ गया है और अब राइबोसोम जो है वो इसको ट्रांसलेट नहीं करता, दरमियान में ही उसकी जो ट्रांसलेशन है वो रोक दी जाएगी। कल बात आई थी कि नहीं आई थी कि हम किसी भी मैसेंजर आरएनए को दरमियान में रोक सकते हैं कि वो प्रोटीन की ट्रांसलेशन ना कर सके। तो वो दरमियान में रोकने का मकसद असल में, दरमियान में रोकने का तरीका असल में ये है, ठीक है, कि प्रोटीन की फॉर्मेशन पूरी ही ना होने दो, बल्कि दरमियान में ही आरएनए को जो है वो वर्किंग करने से रोक दो। तो एक तरीका जो है वो माइक्रो आरएनए का ये है, इट इज एक्टिंग लाइक अ राइबोजाइम। बेटा ये जो टेक्निक है इस वक्त, ये टेक्निक आपको पता है कि ये टेक्निक कौन यूज करता है? अब आएगा जरा थोड़ा सा दिलचस्प, इंतहाई दिलचस्प पॉइंट। दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरस। ये टेक्निक बैक्टीरिया यूज करता है अगेंस्ट वायरस। वो क्या करता है, बैक्टीरिया कुछ माइक्रो आरएनए बनाकर बैठा होता है, बैक्टीरिया के सेल में माइक्रो आरएनए मौजूद होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया को ये स्टिमुलस मिलता है कि भाई ये जो वायरस है एंटर हो गया है, वो क्या करता है, वो माइक्रो आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको भेज देता है वायरस के पास। माइक्रो आरएनए जाकर वायरस के आरएनए से अटैच होता है और फौरी तौर पे वायरस के आरएनए को ब्रेक कर दिया जाता है, वहीं से वायरस खत्म हो जाता है। दिस इज अ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय बैक्टीरिया। और अब क्या इंफॉर्मेशन मिली है हमें? हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि दिस इज आल्सो यूज्ड इन यूकैरियोट्स अगेंस्ट वायरसेस। ये यूकैरियोट्स में भी वायरसेस के अगेंस्ट यूज किया जाता है ताकि जो आरएनए वायरस है उसको खत्म किया जा सके। इसका मतलब है जो आरएनए वायरस हमारी बॉडी में आकर तबाही मचाता है वो इंतहाई चालाक है, जो इसके काबू में भी नहीं आता। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएंगे, ये हम थ्योरेटिकल सारी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इस टेक्निक की, ये जो माइक्रो आरएनए टेक्निक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है आप मुझे बताएंगे? किसी के इल्म में हो, अगर हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसको जी पर नहीं पता, लेकिन ये डिजीजेस के अगेंस्ट अगर वर्क करे तो फिर तो बड़ा काम करे। कौन से डिजीज? पता नहीं, वायरस पर, वायरस का से डिजीजेस आती हैं। जी सुमेरा। और सब ऐसा ये वही रिस्ट्रिक्शन एंटोनिकुलेसिस एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो काट देते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस के बाद इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री माइक्रो आरएनए नहीं होता जी। और कोई? नहीं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो डिसीजेज काज करती हैं, जैसे वायरस वगैरह को, तो फिर उन प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोकता है, तो डिसीजेज को ही रोकता है ना। नहीं, वो तो ठीक है। एप्लीकेशन बेसिकली मैं इसको आसान कर दूं कि क्या इस टेक्निक को आपने कहीं पढ़ा है कि इस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया गया? जैसे जब वेक्टर्स वगैरह बनाते हैं तो वेक्टर्स नो। रिकम्बिनेंट डीएनए मैं एक नाम बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को वो टेक्निक भी क्लियर हो जाएगी। आइंदा कोई उस टेक्निक के बारे में बात करेगा तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये जो है वो ये भी पढ़ाई गई थी हमें। बेटा वो जो टेक्निक है इस वक्त जो लेटेस्ट जीन थेरेपी के लिए यूज हो रही है टेक्निक इस वक्त, वो कौन सी है? वो है जीन थेरेपी या जीन रिमूवल। उसमें जो टेक्निक इस वक्त यूज हो रही है वो है क्रिस्पर। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, आप में से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बायोलॉजी के हवाले से लेता रहता है उसने लाजिमन इसके बारे में सुना होगा। एंड दैट टेक्निक फॉलोज द एग्जैक्ट सेम स्टेप वी जस्ट डिस्कस। यही स्टेप यूज होते हैं क्रिस्पर में भी। और ये आइडिया बेसिकली किससे लिया गया है? बैक्टीरिया से। ये तो हमें बाद में पता लगा कि यूकैरियोट्स में भी होता है। ये आइडिया बेसिकली बैक्टीरिया से लिया गया, क्रिस्पर में यही होता है। और रिसेंटली अभी आप जो है वो अगर देखें तो मुझे अगर मिला वो आर्टिकल तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्पर टेक्निक यूज की गई है एक कामयाब ह्यूमन जेनेटिक डिजीज को रिमूव करने के लिए। ये बात है तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले की, मैंने एक आर्टिकल देखा था इस हवाले से कि ह्यूमन के ऊपर भी यूज की जा चुकी है, लेकिन ज्यादा कामयाब जो एक्सपेरिमेंट अभी तक गए हैं वो माइस के ऊपर। माइस के ऊपर जो फॉल्टी जीन्स हैं उनको क्लीव करने के लिए, और इसी प्रोटीन को यूज किया जा सकता है टू कैरी द हेल्दी जीन टू द डेस्टिनेशन। यानी आप एक पूरा जीन जो है वो क्लीव कर दें और पूरा जीन क्लीव करके उसकी जगह नया जीन ले जाएं। लेकिन यहां बात थोड़ी सी बदल गई है, आप लोग अगर गौर करें।
अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो माइक्रो आरएनए है वो किससे जाकर जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए से। मैंने एकदम क्रिस्पर की बात की है जिसमें आरएनए इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें जीन इन्वॉल्व है। तो बेटा ये जो माइक्रो आरएनए है ये बेसिकली जीन को भी पहचान सकता है, ये जीन के लिए भी यूज होता है। ये भी थोड़ी देर में आगे एक स्टेटमेंट आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले 1-2 आर्टिकल में। माइक्रो आरएनए सिर्फ इस काम के लिए यूज नहीं होता, ये वो काम है जो हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा है जीन को साइलेंस करने के लिए, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा यूज है एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर, एम्ब्रियोनिक लेवल पे इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जीन्स की साइलेंसिंग के लिए। लेकिन उसके साथ साथ क्रिस्पर टेक्निक में माइक्रो आरएनएज को जीन्स की जो है वो क्लीवेज के लिए भी यूज किया जाता है, जीन्स को क्लीव करने के लिए भी यूज किया जाता है। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर ये जो प्रोटीन अटैच होती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, इसका कोई नियम नहीं होता स्पेसिफिक? नहीं मीना बेटे, आपकी आवाज दरमियान में गड़बड़ हो गई, क्या कह रही है? सिद्रा बेटा अपना माइक ऑफ करें। सर ये जो प्रोटीन अटैच होती है कॉम्प्लेक्स में, तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता? ये बेसिकली ये प्रोटीन का ही तो माइक्रो नाम है आरएनए क्रिस्पर, बड़ा ही लंबा चौड़ा जो है वो ये यही तो क्रिस्पर कास9 प्रोटीन है। ये असल में प्रोटीन जो है वो CAS9 है, क्रिस्पर एसोसिएटेड, ठीक है। ये जो है वो इसकी एक स्पेशल एब्रीविएशन है जो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से इसकी जो है वो, मैं हमेशा इसकी एब्रीविएशन भूल जाता हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी एब्रीविएशन है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, ये वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी जाते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके पास माइक्रो आरएनए नहीं होते, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और ये इसके लिए हॉलमार्क होते हैं। और जो प्रोटीन है इसको आप CAS9 या Cas9 का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन है उसका नाम Cas9 है। तो लेकिन जो टेक्निक है या जो ये पूरा फिनोमिना है, इस फिनोमिना का नाम जो है वो क्रिस्पर है। ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज हो रही है। इस पर एक छोटा सा उर्दू आर्टिकल भी है, लेकिन वो हर एक को समझ आने वाला नहीं है, वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अब आपको समझ आ जाएगा। जी बेटा, और कोई सवाल जल्दी से? सर जो बैक्टीरिया में माइक्रो आरएनए होता है वायरसेस के अगेंस्ट, तो बैक्टीरिया तो माइक्रो आरएनए उसी वायरस का रख सकेगा ना जिससे इसका पहले पाला पड़ा होगा, अदरवाइज तो वो नहीं रख पाएगा। अगर कोई नया वायरस होगा तब तो उसके पास नहीं होगा ना। बेटा ये जो रेगुलरली इंटरस्पेस क्लस्टर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं जो ओवरऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ये ऑलमोस्ट सेम क्लस्टर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्लस्टर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म में रिपीट होते हैं। तो ऐसे माइक्रो आरएनए बैक्टीरिया भी बना लेगा तो वो उसके अंदर वो वायरस के अगेंस्ट यूज किए जा सकेंगे। जी, स्मॉल में हमने जो है वो भी बात की माइक्रो आरएनए की। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं एनी बेटा, आपका कोई और सवाल है तो बोल दीजिए, ठीक है। मैं अभी इसकी टाइप से लिख रहा हूँ, मैं जो है वो भी लिख रहा हूँ, आपने अगर सवाल करना है तो कर लीजिए। तो सर इस तरह तो फिर माइक्रो आरएनए की तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी ना? नहीं, वो तो फिर ऑर्गेनिज्म भी मैटर करेगा ना। फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स में mRNA ज्यादा है, यूकैरियोट में mRNA ज्यादा है। अभी मैं आपको एक और आरएनए बताऊंगा जो हम यूकैरियोट्स में बनाते हैं, और वो वायरस के अगेंस्ट भी यूज होते हैं, हमारे अपने डीएनए के अगेंस्ट भी यूज होते हैं। ओके, आखिर मास्क करें जा रहा है बेटा, 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद आते हैं, ठीक है, नमाज के बाद।
जी बच्चे, आखिरी सवाल क्या हुआ था, कुछ याद है? चलें हम कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं यानी इस वक्त जो है नमाज ना पढ़ रही हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग हमने स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनएस जो है हमने उनकी बात करनी है। यहाँ पे उसके अलावा कुछ जो है आरएनएस होते हैं जो कि खास तौर पर सेल में बनाए जाते हैं और उनकी जो है वो फॉर्मेशन की जाती है। हम बात कर रहे थे स्मॉल आरएनएस, एक तो जो है वो ये वाले होते हैं, इसको एक सही तरतीब से अगर लिखा जाए तो फिर हमने कहा था पाई आरएनए, ठीक है, ये भी मौजूद हैं। और जो लॉन्ग हैं वो हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस। ये तमाम जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। अच्छा, ये जो सारा कुछ है इसमें जो अब हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट होने लगी दैट इज रिगार्डिंग स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस। ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस होते हैं ये भी स्पेशली जो है वो सेल के अंदर रखे जाते हैं, स्पेशली सेल के अंदर रखे जाते हैं। और ये आरएनएस जो हैं दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर एग्जांपल जीन साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है। ये इसमें आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, यू डू नॉट नीड अ प्रोटीन। जीन साइलेंसिंग, ट्रांसलेशन साइलेंसिंग के चलो यहाँ से ट्रांसलेशन मतलब आरएनए को तो डिग्रेड नहीं किया जाएगा, आरएनए डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन जो है वो आरएनए को साइलेंस कर दिया जाएगा कि फलां जैसे हमने उस दिन बात की थी कि समटाइम ऐसा होता है कि आरएनए जो है उसको ही साइलेंट कर दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज जो आरएनए होता है उसकी उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वो आरएनए जो है वो बहरहाल ऐसा होता है जो जिसको तोड़ा भी नहीं जाता, जिसकी एकदम जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत में आप आरएनए साइलेंसिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस स्पेसिफिक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए या siRNA, ठीक है। इसका इन दोनों का ऑलमोस्ट करीब करीब फंक्शन होता है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल, ये जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ MI एंड siRNAs, माइक्रो आरएनएस एंड जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इनकी फॉर्मेशन होती डीएनए से ही है, या जाहिर है ट्रांसक्रिप्ट है तो डीएनए से बनेंगे। डीएनए से इनके सबसे पहले बनाए जाते हैं आरएनए, ठीक है, और ये होते भी लॉन्ग है, लॉन्ग आरएनए बनाए जाते हैं। उसके बाद इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव करके उसके बाद बनाए जाते हैं ये दोनों माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये बनाए जाते हैं। यानी इनकी फॉर्मेशन जो है उसका फिनोमिना कॉमन है, लेकिन इनके जो ओरिजिन होंगे, फिनोमिना इज कॉमन बट ओरिजिन इज डिफरेंट। यानी जो डीएनए का ओरिजिन होगा स्मॉल ये जो माइक्रो आरएनए बनाने में वो डिफरेंट होगा, और जो डीएनए ओरिजिन होगा siRNA बनाने में वो डिफरेंट होगा। फिनोमिना इनमें कॉमन होगा कि दोनों को डबल स्ट्रैंड बनाकर फिर क्लीव कर दिया जाएगा, और फंक्शनल फॉर्म, इनकी कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म कब बनेगी, जब इनको क्लीव करके हम इन दो टाइप्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो दो तरह के आरएनएस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये बात जो है वो आपके बुक में वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि ये बहुत जो है वो ये बाकायदा जो है साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक्चुअली जो स्मॉल आरएनएस हैं वो बाकायदा सेल में एक खास टाइम गुजरने के बाद ये जो स्मॉल आरएनएस हैं इनकी जो है वो प्रोडक्शन वो बाकायदा की गई। बाकायदा जो स्मॉल आरएनएस हैं इनको इनकी जो है वो यूं कह लीजिए कि एवोल्यूशन के साथ साथ इनकी भी एवोल्यूशन होती रही। जैसे जैसे फॉरेन आरएनए आते रहे, बाहर से इन्वेडर्स के आरएनए आते रहे, हम अपनी जो इंटरफेरेंस आरएनए है उनको बनाने के लिए अपने आप को एवोल्यूट करते गए। बेसिकली ये बात जो है ये भी कही जाती है कि ये जो आरएनएस होते हैं ये खास तौर पर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर उनके अलावा हमारी पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सब का डीएनए सेम होता है। वाइट ब्लड सेल्स अपना डीएनए चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो स्मॉल आरएनएस हैं, नॉन कोडिंग आरएनएस हैं, उसमें माइक्रो आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, दोनों तरह के आरएनएस जो हैं उनको बाकायदा वायरस को रीड करके ऐसे आरएनएस बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। और इसी तरीके से ये जितने भी, फर्ज करें कि हमारा व्हाइट ब्लड सेल अपने आप को मॉडिफाई करे या ना करे, लेकिन हमारे अपने सेल्स में नेचुरली मौजूद होते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। चलिए आप फर्ज करें आप वायरस के रेफरेंस से नहीं भी बात करते, तब भी समटाइम ये होता है कि आपको जीन साइलेंसिंग की जरूरत पेश आ जाती है। एक पर्टिकुलर जीन है जो आपने साइलेंस करना है, जिसकी प्रोटीन आपको नहीं चाहिए, तो जीन साइलेंसिंग जो है वो बाकायदा वायरस के एंगल के अलावा भी हम अपनी कई प्रोटीन को बनने से रोकते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए के जरिए। और इस वक्त ये टेक्निक बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रही है। पता है क्यों यूज हो रही है? अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये जो आरएनए साइलेंस है, ये वाली टेक्निक ट्रांसलेशन साइलेंसिंग, या आप इसको आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ये आरएनए साइलेंसिंग बकायदा इसलिए यूज हो रही है कि इससे आप जीन का फंक्शन जानना चाह रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जीन को कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और उसके बाद उसमें आप क्या भेज देते हैं, आप siRNA भेज देते हैं। जब आप उसमें siRNA भेजते हैं तो आपको पता लगता है कि इस पर्टिकुलर सेल में कौन सी पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रही। तो ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए आजकल इस टेक्निक के लिए यूज हो रहे हैं। जिस तरह क्रिस्पर मैंने बताया, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरफेरेंस आरएनए जो हैं ये इस टेक्निक के लिए यूज हो रहे हैं कि ये पता लगाया जा सके कि फलां पर्टिकुलर प्रोटीन का क्या पर्पस हो सकता है। और यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें इतने एंजाइम्स और इतनी प्रोटीन्स का फंक्शन आखिर पता कैसे लगा। उसकी वजह ये कि हमने इंटरफेरेंस आरएनए से अपनी मर्जी के आरएनए को साइलेंस कर दिया। जब हमने इस दफा उसको साइलेंस कर दिया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोटीन इस वक्त नहीं बन रही, एंड दैट वुड बी रिजल्ट ऑफ आवर रिसर्च कि कौन सा वो आरएनए कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है जी बेटा, क्लियर हुआ? जी कोई सवाल है तो बताइए। क्या वो सारे वापस नहीं आए? ये देखिए आरएनए इंटरफेरेंस, ये वो है आरएनए इंटरफेरेंस। और ये भी मैंने पढ़ा था कि हमें बकायदा हमारे अपने सेल्स के अंदर ये फिनोमिना होता है कि बकायदा हमारे अपने सेल, अभी ज्वाइन किया आपने, चले, बकायदा हमारे अपने सेल आरएनए इंटरफेरेंस के जरिए वायरस को कंट्रोल करते हैं। वायरस के आरएनए को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली, हर दफा जरूरी बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है हमें वायरल डिजीज हो ही जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, उनमें से कई आरएनए वायरस हैं, जाहिर है उनका भी तो अब कोई ना कोई तो रीजन है ना। तो ये जो है वो, खैर वायरस का अगला चैप्टर आने वाला है, उस पर भी हमें बहुत दिलचस्प बातें पता लगने वाली हैं, आज मैं देख रहा हूँ चैप्टर। तो अब तीसरी टाइप का एक आरएनए है जिसके बारे में मैं अब आपको जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपने जो है वो हाँ जी, यहां तक बेटा आपने वो चीजें पढ़ी हैं बेसिकली जो कि प्रोटीन को कंट्रोल करने की, जैसे ये mRNA और siRNA, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो प्रोटीन रेगुलेशन के साथ है। प्रोटीन रेगुलेशन या इसको आप यूं कह लीजिए कि ट्रांसलेशन रेगुलेशन, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो ट्रांसलेशन रेगुलेशन के साथ है। लेकिन कुछ आरएनए ऐसे भी हैं, ट्रांसलेशन रेगुलेशन, कुछ आरएनए ऐसे भी हैं जो हमारे क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, और उनमें एक खास किस्म के नॉन कोडिंग ही हैं, वो नॉन कोडिंग ही है। उनमें एक खास किस्म के एक तो पाई आरएनए आ जाते हैं, और कुछ और भी हैं जिनको मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, वो कहता है कि इन एडिशन टू रेगुलेटिंग मैसेंजर आरएनए सम एनसी आरएनए एक्ट, एनसी का मतलब नॉन कोडिंग, act to bring about remodeling of chromatin structure. One example occurs during formation of heterochromatin at centromere. यानी ये आरएनए हमारा सेंट्रोमियर बनाते हैं। सेंट्रोमियर वो जो हमारा एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रोमियर पे डीएनए ऑलरेडी इतना फोल्डेड होता है कि जब क्रोमोसोम बनता है तो वो सारा डीएनए सिमट जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो आरएनए है ये हमारा सेंट्रोमियर भी बनाते हैं। यानी बेसिकली ये हमारे प्रोटीन्स का कारनामा नहीं है, ये हिस्टोन्स का कारनामा नहीं है, ना ही ये डीएनए की फोल्डिंग का कारनामा है। बेसिकली
सेंट्रोमियर बनाने का कारनामा इन आरएनएज के जिम्मे है। और वो भी मैं आपको ये बात बता दूं कि हम जो एग्जाम्पल पढ़ने लगे हैं वो यीस्ट की एग्जाम्पल है। यीस्ट की एग्जाम्पल है। जो यीस्ट है उसके अंदर ये जो एनसीआरएनए हैं ये सेंट्रोमियर बना रहे हैं। यूकैरियोट्स में तो ये जो खासतौर पे मेमेलियन सेल में तो अभी तक पता ही नहीं लगा कि सेंट्रोमियर बनता कैसे है। ये मैं बुक आपको बता रहा हूं कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं, और ये इस बुक का सेंटेंस है कि मेमेलियन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर इन मेमेलियन सेल इज स्टिल अननोन। तो ये जो पहले तो हम ये देखेंगे, इट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में जैसे किसी को भी इसके बारे में कुछ ऐसा पता था, बट एक्चुअली व्हाट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी, वो जो पहली दो चीजें हैं वो मैंने पहले पढ़ी हुई थी, बट एक्चुअली व्हाट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि यार ये आरएनए और सेंट्रोमियर, ये वही बात है, क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा। मतलब आरएनए और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या बला है जिसके ऊपर आगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उससे सेल डिवीजन में रोल प्ले करना होता है। ये आरएनए और सेंट्रोमियर, बिलीव मी आई वाज रियली शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ। लेकिन ये हमारे सेंट्रोमियर्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। कैसे करते हैं वो जरा देखिए, बहुत आउटस्टैंडिंग फिनोमेना है बेटा। ये आरएनए, सेंट्रोमियर बनाने वाले आरएनए, सबसे पहले आपने ये बात डिटरमिन रखनी है कि ये कौन से आरएनए, ये एनसीआरएनए है। बेटा कौन छोड़ गया, खुदा चली गई और सदफ भी वापस आ गई, समीना भी आ गई, पता नहीं कौन छोड़ गया। अच्छा खैर, ये जो आरएनए हैं, ये सबसे पहले अपने ज़हनों में ये बात रखें कि सेंट्रोमियर बनाने के लिए जो एनसीआरएनए है वो बनाता भी खुद सेंट्रोमियर है। यानी वो डीएनए जिसने सेंट्रोमियर में पार्ट प्ले करना होता है, वो अपने आप को सेंट्रोमियर बनाने के लिए एनसीआरएनए भी खुद बनाता है। ये एनसीआरएनए पूरे डीएनए में से कहीं और से नहीं आ जाते, बल्कि उस डीएनए के जिस रीजन ने सेंट्रोमियर बनना होता है वो अपने आप को सेंट्रोमियर बनाने के लिए खुद ही एनसीआरएनए डिजाइन करता है और खुद ही उसको जो है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, सेंट्रोमियर में कन्वर्ट कर लेता है। गौर कीजिए बेटा, ये जो आपके पास सामने डीएनए सेगमेंट है, इट इज अ सेंट्रोमियरिक डीएनए। सेंट्रोमियरिक डीएनए जो है, इसके एक खास रीजन की क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन हुई है और इससे क्या बना लिया गया, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना लिया गया। नॉर्मली क्या होता है, इससे बनाई जाती है प्रोटीन। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डीएसआरएनए में। डीएसआरएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में इसको कन्वर्ट करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में इसको कन्वर्ट करके उसके बाद आप इसका बनाते हैं siRNA लिखा हुआ है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए लिखा हुआ है वैसे इसको, लेकिन चले हम यही नाम दे देते हैं। सबसे पहले वो ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर इसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जो है फिर ये जोड़ते हैं, उसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जो है वो उसको दोबारा से सिंगल स्ट्रैंड करते हैं। गौर कीजिए, पहले उसको डीएसआरएनए बनाया जाएगा, डीएसआरएनए बनाने के बाद उसको इस अंदाज से तोड़ा जाएगा कि ये वाला जो स्ट्रैंड होगा ये उस जो स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट होगा, डीएनए के स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट होगा। अब जब इसको, इस आरएनए को इस प्रोटीन के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो अब इस प्रोटीन को क्या किया जाएगा, ये प्रोटीन जाएगी किधर, इस सेंट्रोमेरिक डीएनए पर जाएगी और इस सेंट्रोमेरिक डीएनए को क्या कर देगी, इस सेंट्रोमेरिक डीएनए को समेटना शुरू कर देगी। और अल्टीमेटली जब ये प्रोटीन जाके इस सेंट्रोमेरिक डीएनए को समेटेगी तो ये क्या बन जाएगा, ये सेंट्रोमियर बन जाएगा। यानी वही डीएनए जिसने सेंट्रोमियर बनना है, पहले वो ट्रांसक्राइब होके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बना, डबल स्ट्रैंड को स्पेशल प्रोसेसिंग के जरिए प्रोटीन के साथ जोड़ा गया। प्रोटीन के साथ जोड़ने के बाद आपने उसको दोबारा इस पूरे कॉम्प्लेक्स को वापस किधर भेजा, क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन के पास जिसने सेंट्रोमियर बनना है। ये अब एक प्रोटीन ये काम नहीं कर सकती, बल्कि ये काम मिलके कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स करेंगे और ये मिलके क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को, ये देखिए ये वो ग्रीन प्रोटीन्स हैं, ये मिलके, अब ये कई ग्रीन प्रोटीन्स हैं, मैंने पहले आपको बता दिया। हाँ, एक चीज जो दरमियान में रह गई वो क्या है कि ये जो आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ये अपने साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को भी जोड़ेगा जो कि
क्रोमेटिन मॉडिफाइंग प्रोटीन्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन्स है ये अकेले काम नहीं कर सकती क्रोमेटिन मॉडिफाइंग प्रोटीन, बल्कि ये इसके साथ अटैच होंगी, आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होंगी, सेंट्रोमियर को फोल्ड करना शुरू करेंगी और अल्टीमेटली सेंट्रोमियर जो है वो उसकी फाइनल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आरएनए है इसने बीड़ा ये भी उठाया हुआ है कि ये हमारा सेंट्रोमियर हमें बना कर देगा, इसके बगैर सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं, सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ना माइटोसिस ना मियोसिस। तो यहां से आप अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि बेसिकली ये काम एनसीआरएनए का होता है, जो कि बहुत पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ मिलकर ये काम करता है। जी बेटा। सर ये जो आरएनए है इसका फंक्शन क्या होगा डीएनए में? आरएनए का फंक्शन बेसिकली सिर्फ ये होगा कि वो जाके अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के साथ, बेसिकली जिस प्रोटीन के साथ ये जुड़ रहा है ना, जिस प्रोटीन के साथ ये जुड़ रहा है उस प्रोटीन में ये कैपेबिलिटी है कि ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड को थोड़ा सा ओपन कर सकती है। क्रिस्पर का भी यही है बेसिकली ना रूल, जो क्रिस्पर है ना उसका भी बेसिकली यही रूल होता है कि क्रिस्पर भी उसमें जो आरएनए का स्ट्रैंड साथ लगा हुआ होता है, एमआईआरएनए का जो स्ट्रैंड साथ लगा हुआ होता है, वो प्रोटीन जो होती है ना cas9 प्रोटीन, वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को खोल के उसके अंदर जाकर एडजस्ट हो सकती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करती है, जो उसका काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो आरएनए है उसका काम ये है कि वो उसने जाकर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ जाकर अटैच होना है। तो उसके पीछे जो प्रोटीन लगी हुई होगी वो बेसिकली क्या करेगी, वो डीएनए को ओपन करेगी। डीएनए ओपन होगा, आरएनए उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही आरएनए उसके साथ जाकर जुड़ेगा तो वो जो आरएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो अपने साथ क्रोमेटिन मॉडिफाइंग प्रोटीन्स भी लाए हुए हैं। तो जैसे ही आरएनए जुड़ जाएगा तो उसके फौरन बाद ही जो क्रोमेटिन मॉडिफाइंग प्रोटीन्स हैं वो अपना काम शुरू कर देंगी और क्रोमेटिन को समेटना शुरू कर देंगी। ये है आरएनए का पर्पस बेसिकली। तो सर जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए के साथ अटैच होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करके एक सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा। नहीं, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बनाया गया था, उसके बाद उसको प्रोसेस करके सिंगल स्ट्रैंड किया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि जो आरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन्स वगैरह भी होते हैं ना, तो जब आपने उसको करना होता है ना प्रोसेस, आप उसका डबल स्ट्रैंड बनाते हो, फिर उसको प्रोसेस करके सिंगल स्ट्रैंड करते हो। ये देखिए, गौर कीजिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इस सेंटेंस पे गौर कर लें, आपको समझ आ जाएगी। द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोसेस इनटू शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA दैट एसोसिएट्स विद द प्रोटीन फॉर्मिंग siRNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो वो जो आरएनए डबल स्ट्रैंड से उसको दोबारा सिंगल स्ट्रैंड किया जाएगा ताकि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जाकर अटैच हो सके। सर तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रोमेयर के फॉर्मेशन में ये आरएनए मतलब रोल प्ले कर रहा है। हाँ जी, लेकिन काइनेटोकोर के लिए तो फॉर्मेशन, तो काइनेटोकोर मतलब जो प्रोटीन है जो सेंट्रोमेयर के प्रेजेंट है उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेगा ना? नहीं, उसमें रोल नहीं प्ले करेगा। काइनेटोकोर तो बेसिकली पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि आप यूं कह लीजिए G2 या इवन प्रोफेज में जाकर अटैच होगी सेंट्रोमियर के साथ। ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ, आप लोगों को याद भी होगा कि सेंट्रोमियर और चीज है और काइनेटोकोर प्रोटीन और चीज है। काइनेटोकोर का मतलब सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रोमियर का मतलब काइनेटोकोर नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें। तो वो बाद में बनेगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, जिस तरह का फंक्शन आरएनए का सामने आ रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसको आरएनए लेकर आता हो कि आओ यहाँ पे आके जुड़ जाओ, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ है। जी बेटा। अब आइए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं बेटा। ये थोड़ा सा मुझे भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मेरी क्लास भी हो रही है तो चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट है पाई आरएनए। पाई आरएनए बेटा एक और डीएनए साइलेंसिंग आरएनए है, स्मॉल है, डीएनए साइलेंसिंग है। इस तरह हमने अभी पढ़ा ना, वो वाला पढ़ा था जो डीएनए के साथ अटैच हो रहा था, क्योंकि ये जो एमआईआरएनए और एसआईआरएनए ये बेसिकली ट्रांसलेशन रेगुलेशन के लिए यूज हो रहे थे जो हमने उस वक्त तक पढ़े थे। फिर मैंने कहा था कि कुछ एनसीआरएनए ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट डीएनए के साथ होता है। तो ये वाला जो एनसीआरएनए है
पाई आरएनए, इसका ताल्लुक भी डीएनए के साथ है। ये डीएनए साइलेंसिंग करता है। डीएनए साइलेंसिंग कौन से वाले डीएनए को साइलेंसिंग करता है बेटा? ये करता है ट्रांसपोजोन्स को। हाँ भाई, ट्रांसपोजोन्स पता है किसी को? यकीनन पता होंगे वैसे आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया भी था। सर वो रीजन्स जो जंप करते रहते हैं, जंपिंग जीन्स, जिनको बाकी डीएनए का कोई पास नहीं होता, बाकी डीएनए की मर्जी के बगैर काम करते हैं, जब चाहें अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, जब चाहें एक क्रोमोसोम से जंप करके दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं, जब चाहें अपनी मर्जी की प्रोटीन बना के अपने आप को डबल करके पूरे डीएनए में फैला देते हैं। और मैंने एक और बात भी बताई थी आप लोगों को ट्रांसपोजोन के बारे में, किसी को याद है? जिसका ताल्लुक वायरस की एवोल्यूशन से था। खैर टाइम नहीं है, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि वायरस के बारे में यह कहा जाता है these are some angry ancient human transposons। ये कुछ एंशियंट ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स हैं जो कि अब हमें आकर तंग कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम आपने ये भी देखा है कि जो ट्रांसपोजोन्स जो वायरस होते हैं, उनके लिए कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं ही ह्यूमन में और किसी में है ही नहीं, जिसको होस्ट स्पेसिफिक वायरस कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है उसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं से आप पाई आरएनए की आप एक और देखिएगा कि पाई आरएनए सिर्फ ट्रांसपोजोन को ब्लॉक करने का काम नहीं आएगा, बल्कि बेटा पाई आरएनए बेसिकली वायरस को ब्लॉक करने का काम भी आता है। गौर कीजिए, वो कह रहा है कि दीज आरएनए आल्सो इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन ब्लॉकिंग एक्सप्रेशन ऑफ सम पैरासिटिक डीएनए एलिमेंट्स इन द जीनोम नोन एज ट्रांसपोजोन। पैरासिटिक डीएनए एलिमेंट्स कह रहा है इसको, यानी ट्रांसपोजोन को उसने कहा ही पैरासाइट है कि ये हमें यूज करते हैं और मस्ती अपनी करते हैं। ट्रांसपोजोन ये ऐसे जीन्स होते हैं हमारे अपने डीएनए में, तो इनको ब्लॉक करने के लिए भी, और अगर ये ट्रांसपोजोन को ब्लॉक कर सकते हैं तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि दे कैन आल्सो ब्लॉक द वायरस, क्योंकि ट्रांसपोजोन और वायरस आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ह्यूमन डीएनए में 50 to 60% वायरल डीएनए मौजूद है। वायरल डीएनए का मतलब ये है कि हमारा बहुत ज्यादा डीएनए ऐसा है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि या तो उससे वायरस बने या वो वायरस के जुड़ने से बना है, वो वाले वायरस जो हमारे सेल्स में आकर साइलेंस हो गए। ह्यूमन का 50 to 60% डीएनए इससे बना है। वो वाले वायरस जो हमारे डीएनए का हिस्सा हैं लेकिन साइलेंस हो चुके हैं, अब वो अपना काम नहीं करते, हमारा 50 से 60% डीएनए इससे बना है। और इसके लिए भी एक आर्टिकल मेरे पास है, उर्दू रिटन आर्टिकल है, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, मुझे याद भी नहीं रहता ना एक्चुअली। तो हमारा अपना डीएनए बोरोड है, हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत से वायरस आके एसोसिएट हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ये चीज जो है वो प्रूवन है। अच्छा, इसके बाद आइए लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए आ जाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये वही चीज है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एडिशंस का डिफरेंस है। एनसी आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल, उसने यहां लॉन्ग नॉन कोडिंग का जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि चले अब अगली बात करते हैं। अगली बात पे आप लोग फिर जो है वो एक आपको जिन्होंने खास तौर पे ये टॉपिक पढ़ा है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो होते हैं ना, these are responsible for the formation of bar body। हाँ भाई, बार बॉडी क्या थी? सर वो जो नॉन फंक्शनल करते हैं, मतलब एक सर मतलब अटैच हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो जो जीन्स, और फिर काम नहीं करते हैं वो, और हमें बीमारियों से बचाते हैं, जीन्स? लेथल डिजीज से। सर लेथल डिजीज नहीं हो सकते ना, आपने ये भी तो कहा था ना बार बॉडी की हाँ वजह हाँ हाँ, लेकिन बार बॉडी क्या है? सर ये जीन्स है ना जो साइलेंट हो गए हैं, मतलब आई थिंक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए, ऐसे ही समझिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच है, ये बात ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है, जीन्स नहीं है। सुबेरा सर एक्स क्रोमोसोम वगैरह सर क्रोमोसोम सर ये फीमेल में होती है ना, बार बॉडी बनती है फीमेल के एक्स जी क्रोमोसोम बिल्कुल, में। वो जो फीमेल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, आखिर में सदफ भी पहुंच गई थी, आपका आंसर ठीक है। 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक को साइलेंट कर दिया जाता है, तो ये इसको साइलेंट करने की जिम्मेदारी भी इन मोहतरम के पास है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के पास है। और होता क्या है, बार बॉडी जो होती है उसके अपने ऊपर एक जीन होता है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एग्जिस्ट जीन। ये एग्जिस्ट जीन जो है ये असल में क्या करता है,
ये बनाता है एक लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और ये एग्जिस्ट जीन जब लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए बनाता है तो ये लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए सराउंड कर लेता है उस एक्स को जो कि बार बॉडी बनाने लगता है, यानी सराउंड दी एक्स that is going to be converted into a bar body, going to be converted into bar body, जो कि बार बॉडी बनने लगता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली वही जीन जिसने बार बॉडी बनना होता है, वही एक जीन वही क्रोमोसोम जिसने बार बॉडी बनना होता है, उसी का एक जीन होता है जिसको एग्जिस्ट जीन कहते हैं। वही एक आरएनए बनाता है और वो अपने आप को ही क्या कर लेता है, लपेट लेता है, जिसके जरिए अब वो टोटल साइलेंट हो जाता है। और कीजिए वो क्या कह रहा है कि इन दिस केस ट्रांसक्रिप्ट, ये यहां पे गौर कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ एग्जिस्ट जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम टू बी इनएक्टिवेटेड, वो क्रोमोसोम जिसको इनएक्टिवेट करना है वही अपने एग्जिस्ट जीन के जरिए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए बनाता है, बाइंड बैक एंड कोट दैट क्रोमोसोम, एंड दिस बाइंडिंग लीड्स टू कंडेंसेशन ऑफ द एंटायर क्रोमोसोम इनटू हेटेरोक्रोमैटिन। यानी अपने ही जीन को ट्रांसक्राइब किया लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए में, अपने ही जीन को ट्रांसक्राइब किया लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए में, वो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो है वो अपने ही क्रोमोसोम के इर्द गिर्द लिपट के उसको बार बॉडी में कन्वर्ट कर दो, और यहीं पर काम खलास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जीन रेगुलेशन है ये सिर्फ प्रोटीन्स के जरिए कंट्रोल नहीं हो रही है, सिर्फ एंजाइम्स के जरिए कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि हमारी जेनेटिक रेगुलेशन को बेसिकली कंट्रोल जो है वो आरएनए भी कर रहे हैं। जी, बस सवाल।